पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें हमें पढ़ना है पदार्थ होता क्या है। कोई वस्तु जो कुछ स्थान लेती है, घेरती है, जिसमें अपना द्रव्यमान एवं आयतन और जो अवरोध उत्पन्न करे वह पदार्थ कहलाता है। अब मान लीजिए आपके टेबल पर कोई बुक है, तो आपके टेबल पे आपने बुक रखा हुआ है, तो बुक कुछ तो स्थान ले रही है, तो अपना स्पेस को वो कवर की हुई। और उसके बाद जब आप उसे उठाते हैं तो आपको महसूस होता है कि उसमें कोई ना कोई भार है, कोई वजन है, ठीक है। तो इसलिए महसूस होता है क्योंकि किताब में अपना उसका द्रव्यमान और आयतन है। और जब आप उस किताब को उठाकर कहीं और ले जाते हैं या टेबल पे रखने जाते हैं तो आपको कुछ बल का यूज करना है। इससे ये पता चलता है कि वो किताब अवरोध उत्पन्न को हम ये समझते हैं कि किताब एक पदार्थ है। अब इसके उदाहरण में ले लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, जैसे किताब है, किताब ले लिया आपने, किताब हो गया, या ईंट हो गया, या कलम है, या कोई भी वस्तु। पानी आपने पानी ग्लास उठाया, या जितनी भी वस्तु आप अपने आसपास देखते हैं वो पदार्थ है। आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, पदार्थ के गुण। प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं पदार्थ के, तो ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट ये है कि पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ किस चीज का बना होता है, छोटे छोटे कणों का बना होता है। आप ये देख रहे हो ना, ये मान लेते हैं ये जो वर्गाकार आकृति बनी हुई है ये एक पदार्थ है, ठीक। और ये जो इसमें छोटे छोटे डॉट 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 आप देख रहे हो, ये कण है। पदार्थ इस पूरे कणों से मिलकर बना हो। बात क्लियर हो गई। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर आप उसे पदार्थ को अगर आप तोड़ते हैं तो इतने छोटे छोटे कण में आ जाते हैं कि आप उसे नंगी आंखों से नहीं देख। वो सारे कण आपस में जुड़ जाते हैं तो वो फिर पदार्थ का फॉर्म ले लेते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, पदार्थ कणों का बना होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि पदार्थ के कण अत्यंत होते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, जैसे हम नहीं। अब तीसरा पॉइंट ये होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये पदार्थ है या पदार्थ के कण है, ये क्या होते हैं कि आसपास इधर इधर इस साइड साइड किसी भी साइड में फ्री होकर घूमते रहते। ये फ्री होकर घूमते रहते हमेशा। या आप कोई भी वस्तु ले लें, उनके अंदर जो कण होता है वो ना हमेशा अपने आप इधर से उधर घूमते। अब चौथा पॉइंट में आ जाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच स्थान अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। ये जो आप ये पदार्थ के कणों के बीच में जो स्थान देख रहे हैं ना, खाली जगह है, खाली जगह आप देख रहे हैं, इस खाली जगह को क्या कहते हैं, अंतरा अनुक। ये हर पदार्थ के कणों के बीच होता ही होता है। तो अंग्रेजी में क्या कहलाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब आते हैं पांचवा पॉइंट। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे अंतः अणु आकर्षण बल कहते हैं। अब होता क्या है, ये जो पदार्थ के जो कण होते हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब आकर्षित करते हैं अपनी ओर खींचते हैं। तो वजह से कोई भी पदार्थ ज्वाइंट रहता है या जुटा हुआ रहता है या मजबूती से बंधा हुआ रहता है, ठीक है। आपको जो आने वाले जो जितने भी हम लोग आगे पढ़ेंगे सारे चीजों में ये अंतरा अनुक स्थान और ये अंत अनुआकर्षण बल हमेशा आएगा ही, और आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये दोनों चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है और अच्छे से ध्यान में रखना है। ये आगे चल के आपको सारे प्रॉपर्टीज बताएंगी। ठोस में अंतरा अनुक स्थान कैसा है या अनुआकर्षण बल कैसा है, द्रव में कैसा है, गैस में कैसा है। ये समझिए कि पूरे आपके चैप्टर में ये दो इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है। क्या आप इतना पॉइंट समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जिसे अंतरा अनुक स्थान कहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जिसे अंतः अणु आकर्षण बल कहते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है कि पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं हो सकती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो ठीक है, ये क्या है कि अब हमारे चारों तरफ, हमारे पूरे वातावरण में चारों तरफ ये विभिन्न रूप में पाए जाते हैं पदार्थ। तो ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है? अब ठोस में क्या क्या आ जाएगा, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। कलम हो गया, किताब हो गया, टेबल हो गया, हो गया, कुछ भी जो आप देख लेते हैं आसपास। अब द्रव में आ गया दूध, यानी जो तरल पदार्थ है, पानी, रक्त इत्यादि। गैस में आ जाता है आपका ऑक्सीजन, जो हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है? और एक चीज इंपॉर्टेंट बात ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में ये तीनों चीज पाए जाते हैं, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। नोट में लिख सकते हैं, हमारे शरीर में पदार्थ की ये तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। पाई जाती है। अब क्या क्या पाई जाती हैं? अब जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हड्डी है, हड्डी ठोस में आ जाता है। द्रव में हमारा रक्त आ जाएगा, और गैसियस अवस्था में जो हम लोग सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन, O2, तो वो हमारे गैसियस अवस्था में आ जाती है। यानी कि हमारे शरीर में तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। तो ठोस में क्या आ जाएगा? हड्डी। द्रव में रक्त। और गैस में जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, जो वायु हम लोग लेते हैं ना, वायु, सांस लेने के लिए हवा ही लेते हैं ना, वायु। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ठोस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान लेंगे। ऐसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों स्थिर हो, हमें ये पॉइंट पकड़ना है। ठीक है? आकार एवं आयतन दोनों स्थिर हो, यानी निश्चित होता है। आप जैसे आपके पास बुक है, किताब है, या कलम है, या फिर कोई टिफिन बॉक्स है, या कुछ भी वाटर बोतल है। आप उसको ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हो, तो आप घर से लेकर के गए, मान लीजिए आप टिफिन लेके जा रहे हैं, आपकी मम्मी टिफिन बना के दी। तो टिफिन जिस आकार का है, इस जैसे कहते हैं कि आयताकार है या गोलाकार टिफिन है, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी तो वैसा ही रह जाता है ना, जैसे गोल आप लेकर के गए या वर्गाकार लेके गए। तो आप जब स्कूल गए तो स्कूल में आपने टिफिन खोला, तो टिफिन आपने निकाला, टिफिन भी आपका वैसा ही रहता है जैसा आपने घर से लेकर के गया था। आप फिर बुक लेके गए, तो बुक आपका जैसा है, जहां पे भी लेके जाइए वो वैसा ही रहेगा, यानी उसका आकार और आयतन हमेशा निश्चित रहता है, वो कभी नहीं बदलता। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप किताब फाड़ दो, या फिर ये कोई वस्तु है उसको तोड़ दो और बोलो आकार और आयतन दोनों बदल गए, ऐसा नहीं करना है। यानी कि जो वस्तु जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका आकार और आयतन दोनों स्थिर रहता है। अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, पुस्तक। पुस्तक क्या है? ये एक ठोस वस्तु है। इसकी और आकृति, इसकी आयतन और आकृति हमेशा निश्चित रहती है। आयतन और आकृति और आकृति का निश्चित। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं रबर बैंड है, कोई रबर बैंड है, रबर बैंड है, यह भी एक ठोस पदार्थ है, रबर बैंड भी ठोस पदार्थ है।
अब क्या होता है कि इसको खींचते हैं, अगर इसको खींच लेते हैं, इसको खींचने पर इसकी आकृति जो होती है ना वो बदल जाती है, लेकिन अगर इसे आप छोड़ देते हैं फिर से वो पहले जैसे मतलब पहले जैसे आकार में आ जाती है। खींचने पर इसकी आकृति बदलती है, देखेंगे इसकी आकृति बदल जाती है, किंतु खिंचाव बल समाप्त होने के बाद खिंचाव बल हटते ही आकृति पुनः लौट आती है। आकृति आकृति पुनः लौट आती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। और भी उदाहरण है बहुत सारे, जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, सबके आकार और आयतन दोनों स्थिर हैं। टेबल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये पढ़ेंगे द्रव के बारे में। द्रव क्या है? वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित। याद रखेंगे, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। अब वो कैसे? अब मान लेते हैं कि आप कोई ग्लास ले लेते हैं, ठीक। कोई ग्लास ले लिया और एक मान लेते हैं कटोरा ले लिया। आपने इसमें 100 ml पानी डाला। 100 ml पानी डाला। जब इसमें 100 ml पानी हम डालते हैं, ये ग्लास के आकार का आ जाता है, यानी आकार ये ग्लास के आकार में आ गया। लेकिन फिर इस 100 ml पानी को आपने कटोरे में डाल दिया, इसी से इसमें डाल दिया, तो क्या होता है, ये पानी अपना आकार तुरंत बदल करके कटोरे के जैसा हो जाता है। यानी कि अगर इसमें हम 100 ml पानी का निकाल कर इसमें डाल दें, इस ग्लास से निकाल कर इसमें डाल दें, कटोरे में डाल दें, क्या होता है कि पानी कटोरे के आकार का हो गया। आयतन तो 100 ml ही रह गया ना, लेकिन क्या हो गया कि इसका जो आकार है वो कटोरे के आकार जैसा हो गया। फिर अगर इस बर्तन से किसी और में डालेंगे तो क्या करेगा, वो उस बर्तन का रूप। जिससे ये पता चल गया कि आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है। ठीक है? उदाहरण के लिए पानी ले लिया आपने, दूध ले लिया, दूध इत्यादि, यानी कोई भी तरल पदार्थ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे गैस के बारे में। अब गैस क्या है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित है। ये आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। अब इसमें होता क्या है, आ, जैसे आपने ये कोई वर्गाकार बर्तन ले लिया, कोई भी बर्तन ले लिया, फिर आपने दूसरी कैपेसिटी का बड़ा बर्तन ले लिया। मान लेते हैं ये 10 लीटर का है, ये 100 लीटर का है। अब आपने इसमें कुछ गैस डाला। मान लीजिए आपने 10 लीटर ही गैस डाला, तो ये क्या करती है कि पूरे बर्तन में फैल जाएगी। पूरे बर्तन का आकार, बर्तन के आकार तो ले ही लेगी और ये पूरे बर्तन में फैल जाएगी। मान लेते हैं ये 10 लीटर का है, आपने 10 लीटर ही गैस डाला तो ये पूरे बर्तन को कवर कर लेते। लेकिन अब इस 10 लीटर को बर्तन को इस 10 लीटर गैस को हम इस बर्तन में डाल दें, 100 लीटर वाले बर्तन में डाल दें, तो इसका आयतन बदल के ये 100 लीटर हो जाए। ये 10 लीटर का आयतन बदलकर 100 लीटर हो जाएगा। ये पूरे बर्तन में कवर कर लेगी और बर्तन के आकार जैसी ही हो जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि गैस क्या होगा, ये 10 लीटर ही गैस है, लेकिन 100 लीटर वाले बर्तन में जाने के बाद इसका आयतन 100 लीटर हो जाएगा और ये पूरे बर्तन को कवर कर लेगी और पूरे बर्तन के आकार जैसी है। इस बात को आप समझ लीजिए। ये बात क्लियर हो गया? तो शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं कुछ। अब एक जगह हम सारे चीज को लिख लेते हैं। जैसे ये ठोस हो गया, कि आपको याद करने में आसानी हो। द्रव हो गया और ये गैस हो। पहले आकार देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि आकार क्या होता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन द्रव का आकार क्या था,
ये अनिश्चित है, ये किसी भी बर्तन में आप डालिए ये चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा। आपने ग्लास में रखा तो ये ग्लास का आकार का हो गया, आपने कटोरे में रखा ये कटोरे जैसा हो गया, आपने बॉटल में रखा ये बॉटल जैसा हो जाएगा। और गैस का क्या है, गैस का भी आकार अनिश्चित, भी आप जिस रूम में आप रूम में रखें या रूम में रख दें या फिर किसी कंटेनर में रखें, ये आकार में बदल जाती है। अब आयतन देख लेते हैं। आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा निश्चित रहेगा। द्रव का आयतन क्या हो जाएगा, ये भी निश्चित रहता है। आपने 100 ml पानी लिया, आपने उसे ग्लास में रखा तो वो 100 ml है, और फिर उसके बाद आपने उसी 100 ml पानी को कटोरे में रखा तो वो 100 ml ही रहेगी। लेकिन गैस का क्या होता है, ये अनिश्चित हो जाता है। आपने अगर 1 लीटर गैस लिया, आपने फिर इसे 2 लीटर वाले बर्तन में रखा तो उसका आयतन बदलकर 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब समझ गए होंगे, इस चीज को अच्छे से लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे ठोस पदार्थों के गुण। पहले ठोस देख लेते हैं, उसके बाद द्रव देखेंगे, उसके बाद गैस को जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम ठोस पदार्थ के गुण। हमारा पहला पॉइंट क्या है, आकृति और आयतन। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसका आकृति और आयतन, ठोस का आकृति और आयतन हमेशा निश्चित रहता है, हमेशा निश्चित रहता है। अब इसका कारण क्या है, तो पहले ये जानेंगे कि इसका कारण क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ठोस पदार्थ है, हाँ तो हम पहले ये पढ़े थे, ये आपने स्टार्टिंग में ठोस में आपने ये पढ़ा होगा, ये पदार्थ के गुण में ये अंतरा अनुक स्थान और अंतरा अनु आकर्षण बल। अब ये सारे पॉइंट का उपयोग होगा यहाँ पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मान लेते हैं ये ठोस पदार्थ है, अब इसके अंदर जो कण होते हैं, आप हमेशा जान रहे हैं कि अब आप ये जानते हैं कि पदार्थ हमेशा कणों से मिलकर बना होता है। ये कण है, मान लेते हैं ये ठोस पदार्थ है। तो अब ऐसा होता क्यों है, इसका आकृति और आयतन हमेशा निश्चित क्यों रहता है, तो ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि ठोस के जो कण है, ठोस के कण के बीच ये जो रिक्त स्थान होता है ये बहुत कम होता है, शून्य होता है, ये रिक्त स्थान बहुत कम होता है। इसको आप लिख लीजिएगा, रिक्त स्थान बहुत कम होता है। और इन दोनों कणों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, ये इन दोनों कणों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, जो आकर्षण बल लग रहा है दोनों की, आकर्षण बल, दो कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है वो बहुत, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। ठोस में क्या होता है, ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, और जो दो कणों के बीच में जो अंतरा अनुक आकर्षण बल लगता है वो बहुत ज्यादा मजबूत सटा रहता है आपस में। इससे क्या होता है कि दो कण आपस में बहुत मजबूती से रहते हैं, और जिससे क्या होता है कि ये कण ना तो एक दूसरे के निकट आ सकते, ज्यादा निकट नहीं आ सकते, और ना ही ज्यादा दूर जा सकते हैं। हमेशा ठोस पदार्थ की आकृति और हमेशा कायम रहेगी और आयतन हमेशा निश्चित रहेगा। अब आते हैं घनत्व पर, ये ठोस पदार्थ की दूसरे सामान्य गुण है। तो हम इसे याद रखेंगे कि ठोस का जो घनत्व होता है, ठोस का घनत्व उच्च होता है। इसका कारण है कि जो कणों के बीच जो अंतरा अनुक आकर्षण बल लगता है ये बहुत ज्यादा लगता है। ये अंतरा अनुक आकर्षण बल जो है, ये जो इन दोनों के बीच में जो अंतरा अनुक आकर्षण बल है ये बहुत ज्यादा है। अनुक आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। के कारण, इसके कारण ठोस पदार्थ के कण, कारण ठोस पदार्थ के कण आपस में
मजबूती सटे रहते हैं। ठीक है? सटे आपको समझ में आ गया होगा। क्या है कि अंतरा अणु का आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में बहुत मजबूती से रहते हैं। ये ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठीक है? अब एक पॉइंट ये जान लेंगे कि घनत्व होता क्या है। घनत्व होता क्या है? तो किसी द्रव्य द्रव्य के स्थायी स्थायी आयतन स्थायी आयतन के द्रव्यमान स्थायी आयतन के द्रव्यमान का घनत्व आती है। डेफिनेशन आप याद रख लीजिए परिवार, आप याद रख लीजिए। एक फॉर्मूला भी होता है, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसकी इकाई जान लेते हैं। इकाई इकाई क्या होगी? द्रव्यमान को किस में नापते हैं? केजी में नाप सकते हैं या ग्राम में नाप सकते हैं। आयतन को हम लोग मीटर और लीटर में नाप सकते हैं, लेकिन आयतन क्या होगा? क्यूब में होता है, मीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मीटर को ऊपर लिख देंगे क्या माइनस में हो जाएगा, कि ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसकी इकाई होगी, घनत्व की इकाई हो गई। क्या इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा पॉइंट है द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब द्रव्यनांक क्या है? द्रव्यनांक यानी कि इसका मतलब होता है पिघलना। तो अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या होता है? उबलना। यानी कि अंग्रेजी में से कह दिए बॉइलिंग पॉइंट। यानी किस बिंदु पर आकर कोई पदार्थ उबलने लगता है। इसका परिभाषा पहले देख लेंगे। द्रव्यनांक क्या है? ताप पर ताप पर कोई वस्तु, और यहाँ पदार्थ लिख लेते हैं। पदार्थ पदार्थ या वस्तु लिख सकते हैं। कोई पदार्थ पिघलने लगती है। अब जैसे आप बर्फ देख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप बर्फ देख लीजिए। बर्फ क्या है कि बर्फ को अगर आप फ्रीजर से निकालते हो, आपके घर में अगर फ्रीज है, या फिर आपने देखा होगा कहीं पे भी कि बर्फ एक टेम्परेचर पर आकर के वो पिघलने लगती है। अगर बर्फ को आप फ्रीजर से बाहर निकालिएगा तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलने लगती है। ये 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? ये उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका द्रव्यनांक हो गया। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ का द्रव्यनांक हो गया। द्रव्यनांक हो गया। आपको ये समझ में आ गया होगा कि द्रव्यनांक क्या होता है। यानी किसी ताप पर कोई पदार्थ पिघलने लगती। तो बर्फ किस पे पिघलता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलने लगती। अब आ जाते हैं क्वथनांक यानी उबलना, बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी ताप पर कोई पदार्थ उबलने लगता है। पदार्थ उबलने लगता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। पानी। अब पानी को आप गर्म करते हैं। एक टाइम आपने देखा होगा ना कि पानी उबलने लगती है, जब आप गर्म करते हैं, ज्यादा हीट देते हैं, तो क्या होता है? पानी उबलने लगता है। तो पानी क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। उबलने लगता है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पानी का द्रव्यनांक हो गया।
हम एक चीज और जानेंगे। अब हम तो ये द्रव्यनांक और क्वथनांक तो जान गए कि द्रव्यनांक क्या होता है और क्वथनांक क्या होता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि ठोस का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। ठीक है? तो हम एक पॉइंट लिखेंगे कि ठोस पदार्थ का द्रव्यनांक और क्वथनांक आया। अब ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सी बात है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर का जो आकर्षण बल, अंतरा कणों के बीच जो अंतराअणुक आकर्षण बल रहता है, वो आपस में इतने मजबूती से सटे हुए रहते हैं, इतने मजबूती से अपने आप को आकर्षित करते हैं, वे इतने सटे हुए रहते हैं, तो तोड़ना या उबालना या गर्म करना या कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉर्मल या कमरे के ताप पर ना तो पिघलते हैं, ना तो पिघलते हैं और ना ही ये उबलते हैं। तो पिघलते हैं और ना ही उबलते हैं, और ना ही उबलते हैं। यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब उबालने के लिए पिघलाने के लिए इससे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, उबालने के लिए तो इससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है? क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ठोस को तोड़ने के लिए ठोस को तोड़ने के लिए पर्याप्त पर्याप्त उष्मा की आवश्यकता होती है। आवश्यकता आवश्यकता ठोस का पढ़ लिखेंगे का द्रव्यनांक और क्वथनांक, द्रव्यनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होते हैं। कमरे के ताप से अधिक होता है। ठीक है? तो लिख लीजिए। चौथा पॉइंट है कि ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। तो सिंपल सा रीजन होता है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा वही रीजन है। इसके इस कणों के बीच जो अंतरा अनुकाकर्षण बल है वो इतने मजबूत रहते हैं, इतने मजबूत होते हैं कि अगर बाहर से दाब पड़ने पर भी इनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप इसे बाहर से दबा रहे हैं, किसी कठोर वस्तु है या बुक है, अगर आप इसको ऊपर से दबाव डाल रहे हैं तो वो नहीं दबता है। आप देखते भी होंगे। तो इसका रीजन यही होता है कि इनके कणों के बीच जो ये अंतरा अनुआकर्षण बल होता है ये बहुत ज्यादा मजबूत रहता है। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अंतरा अनुक अंतरा अनुक आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थ के कण परस्पर मजबूती से बंधे रहते हैं। ये कहते हैं बाहर से दाब पड़ने पर भी बाहर से दाब पड़ने पर भी की आकृति कोई परिवर्तन नहीं परिवर्तन नहीं होता। आता है नेक्स्ट।
संपीड्यता। संपीड्यता क्या है? तो अंग्रेजी में कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो इसका सीधा मतलब है, संपीड्यता मतलब आप किसी चीज को दबा रहे हैं और वो दब रहा है। तो अब जैसे कि मान लेते हैं कोई ईंट ले लिया, आपने कोई ईंट ले लिया, आपने कोई ये मान लीजिए कि आपने कोई रोटी ले लिया, या कोई स्पंज ले लिया, या ये मान लीजिए कि आपने ये पनीर का टुकड़ा ले लिया। आप तीनों को दबा के देखिए, तो ईंट तो बिल्कुल नहीं दबेगा। अगर अब इसको दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ईंट बिल्कुल नहीं दब रहा। लेकिन अगर आप पाव रोटी को दबा रहे हैं तो पूरा तरीका से ये दब जा रहा है, ये दब जा रहा है। आप देखते भी होंगे कि अगर आप पाव रोटी को दबाते हैं या किसी स्पंज को लेकर दबा रहे हैं तो ये दब जा रहा है। फिर आप पनीर को आप दबा कर देखो, मान लेते हैं कि पाव रोटी है, पनीर है, ये ईंट है। ईंट तो बिल्कुल नहीं दबा। पाव रोटी दबा रही थी, पूरे तरीके से दब जा रहा है। पनीर दबा रहे हैं तो ये थोड़ा सा दबता है। संपीड़िता मतलब यही हो गया कि अगर आप किसी वस्तु को अगर आप दबा के देख रहे हो तो वो दब जा रहा है। पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब आगे आगे देखते हैं कि ठोस पदार्थ में क्या होता है। ठोस पदार्थ में क्या होता है? ठोस के केस में ये देखेंगे कि ठोस पदार्थ असंपीड्य होते, असंपीड्य होते, यानी कि ये दबते नहीं है। लेकिन कुछ चीज अपवाद में है, अब कुछ चीज अपवाद में है, कुछ चीज दब जाते हैं, बिल्कुल दबते हैं। तो इसमें एक लाइन और लिख लेंगे। ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या दाब घटाकर लिख लेते हैं। ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ पर दाब बढ़ाकर या घटाकर, दाब घटाकर उनके आयतन को, उनके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। कारण क्या है? कारण सेम है कि पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतरा अणु स्थान इतना कम होता है कि उसको और अधिक कम किया ही नहीं जा सकता। इसका कारण यही है, कारण यही है ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में अंतरा अणु स्थान इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है और अधिक कम नहीं किया जा सकता, और अधिक कम नहीं किया जा सकता। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा? कम नहीं किया जा सकता। अब इसका एक अपवाद देख लेते हैं। अपवाद, अब मान लेते हैं पाव रोटी, ये भी तो स्पंज है, ये भी तो ठोस ही है। अगर इसको दबाते हैं तो क्या होता है? इसको अगर दबाते हैं, अगर इसको प्रेस करते हैं तो ये पूरे तरीके से दब जाता है। तो इसका रीजन ये है कि इसके बीच में जो अंतरा अनुस्थान होता है उसमें वायु भरा हुआ रहता है। मान लेते हैं कि ये पाव रोटी है, बीच में इसके अंदर जब आप काटते हैं, जब आप इसको तोड़कर खाते होइएगा, तब जब तोड़ते होइएगा तो इसको आप देखते होइएगा कि इसके अंदर में जो है ना वो जालीनुमा रचना बना हुआ रहता है, जालीनुमा रचना बना हुआ रहता है। तो जालीनुमा रचना के बीच में वायु भरा हुआ रहता है। वायु भरा होने के कारण वो मतलब जब हम उसे दबाते हैं तो उससे वायु निकल जाता है और वो दब जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये ठोस पदार्थ है, पाव रोटी भी ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, किंतु के अंतरा अणुक स्थान, अंतरा अणुक स्थान, स्थान में वायु भरी होने के कारण, वायु भरी होने के कारण
कारण ये दब जाती है। कारण आसानी से संपीड़ी, आसानी से सम पॉइंट और लिख लेते हैं। दाब बढ़ाने पर इसके अंदर की वायु निकल, दाब बढ़ाने पर इनके अंदर की वायु निकल जाती है। तो आप लिख लीजिए प्रसार या संकुचन। प्रसार का मतलब होता है फैलना, संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। अब क्या होता है कि अगर हम ठोस पदार्थ ले लेते हैं, अगर ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, तो इसका प्रसार या संकुचन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ऐसा अगर मान लीजिए कि आप लोहे की कोई ले लीजिए या लोहे की कोई वस्तु ले लीजिए, अगर आप इसको गर्म कर रहे हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मतलब ये पूरे तरीके से पिघल के फैल गया। पिघलता है लेकिन बहुत, फैलता है लेकिन बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा। और अगर आप इसको फ्रीज में रख देंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका आकार घट के सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, सिकुड़ता है लेकिन बहुत थोड़ा सा सिकुड़। तो इसमें हम लिख लेंगे कि ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ पदार्थ को गर्म, गर्म ठंडा करने पर, गर्म या ठंडा करने पर का क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत कम होता है, संकुचन बहुत कम होता है। इसका कारण भी यही है कि अगर हम ठोस कण या कोई भी वस्तु ले रहे हैं तो गर्म कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उसके कण जो होते हैं ना, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं, वो अपने विराम स्थान के चारों तरफ अत्यधिक तीव्रता से क्या होता है, कंपन करने लगते हैं। और उसके बाद जब उसे मतलब, लेकिन हाँ, इतना इतना भी नहीं करते हैं कि वो अपना जो गुण है यानी जो उसका आकार है उससे वो बाहर निकल जाए, वो उसी में कंपन करके रह जाते हैं। और अगर हम इसे ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर वो उनका जो कंपन होता है, जो उसकी ऊर्जा होती है, वो इतनी भी कम नहीं होती है कि वो उड़ जाए। ठीक है? अगला पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। जी में से सब्लिमेशन। तो ऊर्ध्वपातन होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं कि ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ऊर्ध्वपातन मतलब ये होता है कि कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर, अगर उसे गर्म करते हैं तो बिना द्रव में परिणत हुए बिना वो सीधे वाष्प बन जाते हैं। और फिर जब उस पदार्थ को फिर ठंडा किया जाता है, उस वाष्प को जब ठंडा किया जाता है, तो बिना फिर द्रव में परिणत हुए बिना ठोस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका परिभाषा हो गया। नॉर्मली हम लोग जब कोई भी वस्तु या पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले वो पिघलता है, फिर उसके बाद वो पिघल के द्रव के रूप में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर वो वाष्प बनता है। लेकिन ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब हम कोई ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलता, डायरेक्ट वो वाष्प में बदल जाता है। और फिर जब उसे ठंडा करते हैं तो वाष्प से वो डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। ठीक है? और इसका डेफिनेशन, ये परिभाषा लिख लेंगे। कोई ठोस पदार्थ को, कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर, गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत, द्रव में
वाष्प में और उस वाष्प को ठंडा करने या द्रव में परिणत हुए बिना ठोस में बेस्ट उदाहरण है, आपने कपूर देखा होगा, जो पूजा में हम लोग यूज करते हैं कपूर। अगर इसको हम गर्म करते हैं, अगर हम कपूर को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट, जैसे हम लोग पूजा में आरती में जलाते हैं ना, तो कपूर को हम लोग जब जलाते हैं तो कपूर बिना द्रव में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है? गर्म करने द्रव में परिणत हुए बिना द्रव में परिणत हुए बिना ये भाप या वाष्प, भाप या वाष्प में इसके और भी उदाहरण है। अदर एग्जांपल देख लेते हैं, और भी उदाहरण में हो गया, अब देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड आदर कहते हैं। क्या हो गया? आयोडीन या शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ यानी कि बर्फ किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस डाइऑक्साइड का ठोस रूप। सारी चीजें सब्लिमेशन का उदाहरण है या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। यानी इन सब चीजों को अगर गर्म करते हैं तो ये बिना द्रव में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट भाप बन के उड़ जाती है। और अगर उस भाप को हम जमा करते हैं, भाप को फिर जमा करके ठंडा करने पर तो बिना द्रव में परिणत हुए बिना फिर से ठोस में बदल जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विसरण। अब विसरण क्या चीज है? विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। मतलब कोई पदार्थ को किसी पदार्थ के साथ मिलाकर अगर रख देते हैं तो वो मतलब उसके उसके अंदर एक दूसरे के अंदर वो प्रवेश कर जाता है। अब परिभाषा पहले लिख लेते हैं। विसरण वह प्रक्रिया है द्रव्य द्रव्य के कण अन्य द्रव्य में द्रव्य में प्रवेश करता है। ये तो विसरण का परिभाषा हो गया। लेकिन अब हम लोग ये जानते हैं कि ठोस पदार्थ में ये वाला गुण बहुत कम ही पाया जाता है, कम ही वस्तु में, पदार्थ में पाया जाता है। जनरली अगर मान लीजिए आप कोई ठोस वस्तु, जैसे मान लेते हैं आप एक चावल रख लीजिए, फिर चीनी मिला के दोनों को एक साथ डब्बे में रख दीजिए, दोनों को मिला करके, तो ऐसा होता है कि चावल और चीनी आपस में सड़ जाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता, दोनों अलग अलग ही रहते हैं। तो नॉर्मली ये ठोस पदार्थ में ये वाला गुण नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ठोस पदार्थ अपवाद में आते हैं जिसमें ऐसा कुछ हो जाता है। तो हम पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। सामान्यतः सामान्यतः ठोस पदार्थ में ठोस पदार्थ में
यह गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों का गमन स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता है। लेकिन अपवाद में देख लेते हैं। अपवाद में अपवाद में क्या देखते हैं, कॉपर और एक जिंक का टुकड़ा ले लेते हैं। अगर इन दोनों को आपस में सटाकर बांध देते हैं तो कुछ साल के बाद देखते हैं क्या है कि दोनों टुकड़े आपस में सट जाते हैं, और ये मतलब कि एक दूसरे ये दोनों धातु के जो कण हैं कुछ हद तक एक दूसरे में प्रविष्ट कर जाते हैं। अपवाद में ये लिख लेंगे, यदि कॉपर कॉपर का सिंबल है और जिंक कॉपर और जिंक यदि कॉपर और जिंक के टुकड़े को आपस में हटाकर बांध दिया जाए वर्ष बाद धातु के कण धातु के कण हद तक आपस में प्रविष्ट हो, मतलब ये कॉपर और जिंक के टुकड़ों को आपस में हटा करके बांध दिया जाता है और कुछ वर्ष तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्या होता है कि कुछ साल बाद देखते हैं इन दोनों धातु के जो कण हैं कुछ हद तक आपस में मिल जाते हैं। नॉर्मली ये वाला गुण ठोस पदार्थ में नहीं होता है, और ये द्रव में भले हो जाता है, जैसे कि आप को पानी में मतलब क्या कहते हैं, दूध को या फिर दूध और पानी को आपस में मिला दीजिए तो आपस में घुल जाता है, लेकिन ठोस पदार्थ में ये गुण नहीं पाया जाता। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आप अब आपस में ये ठोस पदार्थ के गुण को देख लीजिए, क्या हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने आकृति और आयतन पढ़ा, दूसरा घनत्व पढ़ा, तीसरा द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में पढ़ा, चौथा ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, पांचवा संप्रेरकता के बारे में पढ़ा, छठा प्रसार या संकुचन, सातवां ऊर्ध्वपातन पढ़ा, आठवां विसरण पढ़ा। तो क्या था कि आकृति और आयतन हमेशा ठोस पदार्थ के निश्चित होते हैं। घनत्व क्या होगा ठोस पदार्थ का, हमेशा उच्च हो। द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या है, ये द्रव्यनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। हमारे रूम टेम्परेचर से हमारा जो कमरे का तापमान है उससे हमेशा अधिक रहता है, यानी कि ये भी उच्च ही रहता है। ठोस पदार्थ हमेशा कठोर और दृढ़ ही होते हैं। इसका रीजन भी आप जानते ही हैं, ठोस पदार्थ के कणों के बीच अनुकाकर्षण बल है, वो इतने मजबूत होते हैं कि आपस में इतने मजबूती से रहते हैं कि ठोस पदार्थ की आकृति नहीं बिगड़ती, चाहे उस पर हम कितना भी दबाव दें। अब ऐसा नहीं है कि उसको तोड़ दें। पांचवा हमने पढ़ा संपीड्यता। संपीड्यता मतलब कि अगर हम कितना हम किसी वस्तु को दबा सकते हैं, तो ठोस पदार्थ को हम नहीं दबा सकते। क्या हम ईंट को दबा सकते हैं, क्या लोहे की कोई वस्तु है उसको दबा सकते हैं? अगर आपके घर में टेबल है तो क्या आप उसको दबा करके छोटा तो नहीं कर सकते? क्या? हम इसको नहीं दबा सकते। इसमें हमने पढ़ लिया। प्रसार या संकुचन में ये पढ़ा कि अगर हम ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं वो गर्म होके फैलता नहीं है, और अगर हम उसे फ्रिज में या कहीं ठंडी जगह पे रख दें तो ऐसा नहीं है कि वो ठोस पदार्थ सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। ठीक है? होता है
कम होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, बिल्कुल नहीं फैलता या बिल्कुल नहीं सिकुड़ता, होता है, फैलता है, लेकिन बहुत कम फैलता है, और सिकुड़ता भी है तो बहुत कम है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन का कुछ ठोस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, जैसे कि कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब ठोस पदार्थों में ऊर्ध्वपातन वाला गुण पाया जाता है। विसरण, विसरण नॉर्मली नॉर्मली किसी भी ठोस पदार्थ में नहीं पाया जाता है, तो अपवाद है जिसमें ये गुण पाया जाता है। आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे आने वाले चैप्टर में हम लोग, या आने वाले इसी चैप्टर में हम द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था को कवर करें।